हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। टीचर्स आपको बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक को समझाते हैं और ये सभी कुछ जब आपको फ्री मिल रहा है तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में, आपको हर टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो आज का भी हमारा वीडियो इसी तरीके से फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में ही है। तो आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये है सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि क्लास 12th के इलेक्टिव हिंदी इलेक्टिव की जो हमारी बुक है अंतरा भाग 2, उसके पद्य खंड का अध्याय है प्रथम, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। यहाँ पर दो गीत हमारे प्रथम पार्ट में रखे गए थे। तो पिछले 10 सालों में यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक इनमें यानी इस पार्ट से इन 10 सालों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम पूरी तरीके से वही करेंगे, यानी कि सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा दिए जाते हैं, बस आपको समझने भर की देर होती है कि कैसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और आप अभी जब हम इनको सॉल्व कराएंगे हर चैप्टर में आप ये चीज़ देखेंगे, आंसर एक रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस को घुमा फिरा दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है विषय वस्तु आधारित प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है ये सन 2017 और 13 में पूछा गया है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये अब आपको समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं आगे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। सभी लगभग आपको तैयार करने पढ़ने तो हैं ही। जयशंकर प्रसाद के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये चैप्टर जो है ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है, दोनों गीत। अब इनको हम ध्यान से देखेंगे। क्या है? जीवन परिचय। जीवन परिचय सबसे पहले इनका दिया, इनका जन्म हुआ 1888 में और उनकी मृत्यु हुई 1937 में। तो ये क्या है? छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 1888 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे, इसलिए इनका परिवार सुंघनी परिवार कहलाता था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता और बड़े भाई का आकस्मिक निधन होने से परिवार का दायित्व इनके कंधों पर आ गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी के एक क्वींस कॉलेज में हुई तथा 8वीं के बाद स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाल्यकाल से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई थी, मतलब छोटे थे तभी इनको कविता करने का शौक आ गया था। इन्हें कवियों का भी सानिध्य मिला। पहले ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की। प्रसाद जी बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न तथा शिव के उपासक थे। अपने जीवन संघर्षों, आत्मीय जनों से बिछड़ना, अर्थाभाव तथा पत्नी वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए, यानी कि इन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं करी। अत्यधिक श्रम और क्षय यानी कि टीबी रोग होती है ना, से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर 1937 को मात्र 49 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया। मतलब देखिए, 50 के भी नहीं हुए थे, 49 साल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 49 सालों का जो उनका जीवन काल रहा उसमें इन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं करी। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं देखिए क्या है। प्रसाद जी की कविता में छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, यानी कि वो क्या है? एक छायावादी कवि है। कामायनी एक अमर कृति है। कामायनी में छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं के दर्शन होते हैं। आंसू छायावादी काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। आंसू भी उनकी एक रचना है। उनकी कविताओं में मानवीय सौंदर्य की विविध छवियां हैं। उनमें मांसल सौंदर्य और निष्कलुष अंतःकरण का सौंदर्य भी है। निष्कलुष अंतःकरण मतलब जो उनके अंदर जो भावनाएं रही हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने बिना किसी गलत भावना के जस के तस ही निकाल कर हमारे सामने रखी हैं। इनके काव्य का मुख्य आधार प्रेम और सौंदर्य रहा है। इसके साथ ही सुगठित शब्द योजना इनके काव्य की विशेषताएं हैं। इनका काव्य विन्यास तथा शब्द चयन साहित्य में अद्वितीय है। तो इनकी ये काव्य विशेषताएं रही जो हमने आपको बता दी।
अब आते हैं, नेक्स्ट है काव्यांश में सब प्रसंग व्याख्या, यानी कि अब इसी पार्ट से जो काव्यांश हमसे पूछे गए हैं, जिनकी प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी हमें व्याख्या करनी है। क्या है देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला काव्यांश ये जो हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया है सन 2013 में। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरणियों की भूख लुटाई। छल छल थे संध्या के शमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यातना पर लेती नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो यहाँ पर किस तरीके से कार्नेलिया के गीत का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। कार्नेलिया अपने जीवन की जो वेदना है, जो तकलीफ है, उसको व्यक्त कर रही है। अब इसका देखिए, जहां पर सप्रसंग व्याख्या आएगी तो ध्यान रखिए, प्रसंग दिया जा रहा है, व्याख्या दी जा रही है, लेकिन साथ में ये अंडरस्टूड है कि आपको संदर्भ भी लिखना पड़ेगा। संदर्भ जरूरी होता है। किसी भी काव्य पंक्ति की जब भी हमसे व्याख्या पूछी जाएगी तो आपको ये बताना पड़ता है ये कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता क्या है, ये सभी कुछ बताना पड़ता है। तो ये सभी कुछ हमारा संदर्भ में आता है। तो क्या है संदर्भ? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के देवसेना के गीत शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ये कविता कवि ई की नाट्य रचना स्कंद गुप्त के 5वें अंक के 6ठे दृश्य का एक अंश है। तो ये कौन सा नाटक है, कौन सा दृश्य है, कौन सा अंक है, ये तक हमने बताया। अब आ जाते हैं प्रसंग, यानी कि हमें बताना है जो भी इसमें बताया गया है। अब इसकी पहले हमें प्लॉटिंग भी बतानी पड़ती है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि आखिर कार्नेलिया इतनी वेदना में क्यों थी, यह हमें बताना पड़ेगा। फिर इसमें जो वेदना दर्शित की गई है वो हम बताएंगे। तो कार्नेलिया कौन थी, उसकी तकलीफ क्या थी, सभी कुछ क्या है। स्कंद गुप्त साम्राज्य के अयोग्य और विलासी शासक कुमार गुप्त का पुत्र था, जिसने हूण आक्रमणकर्ताओं से मालवा शासक बंधुवर्मा के साथ मिलकर युद्ध किया था। इस युद्ध में बंधुवर्मा अपने बांधवों के साथ युद्ध में मारे गए थे। बंधुवर्मा की बहन देवसेना युद्ध में बच जाती है। स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है। इस निवेदन को ठुकराकर वह राष्ट्र हित का पालन करने का निश्चय करती है। समय के अंतराल में देवसेना के इस निश्चय से उसे कष्ट होता है, यानी कि जो प्रणय निवेदन, यानी कि जो बोलते ना प्रेम का संदेश दिया स्कंदगुप्त ने, वो देवसेना ने ठुकरा दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो देवसेना को अपने इस निर्णय पर जो है पछतावा होने लगा कि उसे ये निवेदन ठुकराना नहीं चाहिए था। प्रणय निवेदन को ठुकराने से अतीत की नादानियों से उत्पन्न देवसेना की वेदना ही इस गीत के माध्यम से व्यक्त हुआ है। अब जो उसकी वेदना है वो इसमें व्यक्त की गई है। अब क्या वेदना व्यक्त की गई है ये हमें यहाँ बताना है। देखिए क्या है, देवसेना के जीवन को उसके यौवन के निश्चय ने अत्यंत आहत किया है। यानी कि जो उसने निश्चय किया था क्या, कि वो स्कंदगुप्त के प्यार को नहीं अपनाएगी, उस निश्चय ने उसे आहत किया, यानी कि उसे चोट पहुंचाई है। व्यथित हो वह कह रही है कि प्रणय निवेदन को ठुकराने के कारण उत्पन्न उसकी वेदना उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके साथ रहेगी। यह तकलीफ कहाँ, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो वेदना उसके साथ रहेगी। स्कंदगुप्त के प्रणय को भ्रमवश और तथा अज्ञानतावश स्वीकार नहीं करने के कारण ही उसकी वेदना को आकार मिला है। यानी कि उसकी तकलीफ जो आकार में आई है उसका कारण क्या है, क्यों, क्योंकि उसने ये निवेदन ठुकराया था। जीवन संध्या मतलब अब वो जब ये गीत गा रही है तो वो अपनी मृत्यु के करीब है, इसीलिए इसको जीवन संध्या का रूप दिया गया है। में उसकी आंखें पीड़ा से छलछला उठी हैं, उसके आंसू उसकी जीवन संध्या में भ्रम कण के सामान्य प्रतिक्षण गिर रहे हैं। देवसेना ने जीवन के भोगों को ठुकरा कर संघर्ष की राह पर कदम बढ़ाया है। उस पथ पर जीवन संध्या में उसे असफलताएं मिली हैं। देवसेना के जीवन के अंतिम पड़ाव पर अनंत शांति ही उसके साथ है। अनंत खामोशी से घिरी हुई देवसेना वेदना के गहरे सागर में डूबी हुई है। तो ये तो व्याख्या हो गई। अब हम आते हैं दूसरे पैरा पे। यहाँ पर ये जो हमसे पूछा गया है ये सन 2015 और 2013 में, ये जो इसकी व्याख्या पूछी गई 2015 और 13 में पूछी गई है। क्या है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंडले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो ये जो लिया गया है काव्यांश किससे लिया गया है, ये लिया गया है कार्नेलिया के गीत से। कार्नेलिया किस तरीके से भारत की विशेषताओं को बड़े ही सुंदर ढंग से गीत के माध्यम से
तो सबसे पहले हम क्या देंगे, संदर्भ देंगे। क्या दिया, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के कार्नेलिया के गीत शीर्षक से उद्धत है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आपने संदर्भ दे दिया। अब आ जाते हैं प्रसंग, यानी कि इस व्याख्या में जो कुछ भी बताया गया, जो भी इस काव्यांश में दिया है, उसे हमें शॉर्ट में लिखना है। क्या दिया है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भारतीयों के मानवीय मूल्यों तथा स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उषा देवी की परिकल्पना से भारतीयों को दिए गए प्रकृति प्रदत्त सुखों का वर्णन है। यहाँ पर भारतीयों की विशेषताएं भी हैं और प्रकृति के सौंदर्यकरण का भी प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कार्नेलिया को भारत के प्राकृतिक सौंदर्य ने ही नहीं अपितु यहाँ के निवासियों के मानवीय मूल्यों ने भी प्रभावित किया है। वह लोगों की आंखों में दिख रहे कारुणिक भाव से उत्पन्न करुणा जल को बरसाती बादल का जल कहती है। कार्नेलिया इस देश की गरिमा से इतनी प्रभावित है कि उसे अनंत यानी कि अंतहीन सागर की लहरों का किनारा, उसका आश्रय स्थल इस देश में ही दिखाई पड़ता है। मतलब वो प्रभावित हुई बहुत ज्यादा यहाँ से, और उसका कहने का मतलब था कि उसे पूरे संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां पर आकर उसे सुख और शांति का अनुभव होता है। सागर की अनंत लहरें अपने किनारे को पाकर अपने आप को इस देश में ही विराम देती हैं। प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी स्वर्ण कलश लेकर सुख की बूंदें इस धरती पर टपकाती है। तो उषा कौन सा समय होता है, सूर्योदय से पहले का समय। तो किस तरीके से उस समय जो है वो सुख प्रदान करती है। सुख प्रदान करने का तात्पर्य क्या है, जब आपका दिन निकलता है तो लोग यहाँ प्रसन्नता पूर्वक अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो इस देश के निवासियों को अमृत प्रदान करती है। कवि का यह भाव वैज्ञानिक आधार पर ही प्रमाणित हो चुका है कि सूर्य की किरणों में ही जीवनदायिनी शक्ति होती है। जब आकाश में स्थित तारे नक्षत्रगण रात भर जागने के कारण ऊँघते रहते हैं, तब उषा अपनी अमृतमयी सूर्य की किरणों से संसार का कल्याण करने निकल जाती है। तो किस तरीके से वो आगे बढ़ती है। अब आ जाते हैं हम विषय वस्तु आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न पे। अब पूरे संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न उत्तर पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न अलग अलग साल में पूछे गए हैं, घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, लेकिन आंसर एक ही है। यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न जो प्रस्तुत है, देवसेना का गीत के आलोक में बताइए कि देवसेना की निराशा और वेदना का कारण क्या है, क्यों वो इतना परेशान है। ये प्रश्न हमसे 2019 में पूछा गया। दूसरा प्रश्न है, देवसेना का गीत कविता में देवसेना के निराशा के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। फिर उसके बाद आते हैं, देवसेना के जीवन की वेदना क्या थी, उसकी हार या निराशा के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया। तो देखिए एक ही निराशा के कारणों को ही पूछा जा रहा है, मगर थोड़ा सा घुमा फिरा कर। अब ये के कारण हमें बताने, क्यों वो इतना निराश और कितना वेदना से पूर्ण थी, इसके कारण बताने। तो देखिए क्या है, देवसेना गुप्त साम्राज्य के युवराज स्कंद गुप्त से गोपनीय प्रेम करती है। वह स्कंद गुप्त को विजया के प्रति आसक्त देखकर निराश हो जाती है। अपने भाई मालव राजबंधु वर्मा के हुरणों के साथ युद्ध में मरने के कारण वह अकेली हो जाती है। इस निराशा के बीच देवसेना स्कंद गुप्त का प्रणय निवेदन ठुकरा देती है तथा राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। देवसेना द्वारा ठुकराया गया स्कंद गुप्त भी आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता है। देवसेना अपने जीवन की संध्या में अतीत की स्मृतियों में जाती है, मतलब वो अपने पास्ट में जाकर या सारी चीजों को याद करती है। तो उसे संघर्षों से प्राप्त वेदनापूर्ण जीवन को देखकर घोर निराशा होती है। वह यह जानकर और अधिक निराश है कि उसकी हार निश्चित है। देवसेना ही हार या निराशा उसके अकेलेपन में निहित है। तो किस तरीके से उसके कारण क्या थे, क्योंकि उसने वो प्रणय निवेदन जो है ठुकरा दिया था। आज वो अपने जीवन संध्या में एकदम अकेली है और पास्ट में जाकर सारी इस यादों को सोच रही है, याद कर रही है और विलाप कर रही है कि क्यों उसने ये प्रणय निवेदन ठुकराया था। दूसरा प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, बोला ना। तो ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया है। क्या है, आशा जीने का संदेश है। वह जिजीविषा को तीव्र करने वाली मनोवृत्ति है। व्यक्ति आशा के सहारे जीवन की अंधी गुफाओं को पार कर जाता है। आशा मनुष्य को सपने दिखाती है। देवसेना स्कंद गुप्त से गोपनीय प्रेम करती हुई आशान्वित थी कि एक दिन वह सामने होगा, लेकिन जब वह सामने था तो देवसेना आगे निकल गई। कहने का मतलब है कि उसे ये लगा कि एक दिन स्कंद गुप्त जो है वो उससे प्रणय निवेदन
देगा, लेकिन जब वो ऐसा निवेदन लेकर आता है तो वो आगे निकल जाती का तात्पर्य है, मतलब वो उस निवेदन को ठुकरा देती है। प्रायः मनुष्य इच्छित वस्तु की आशा में बहुत कुछ गंवा देता है। देवसेना की आशा चंचल सी है, वह अपनी प्रवृत्तियों को परिवर्तित करती रहती है। कवि ने आशा की चंचलता के कारण उसे बावली कहा है, मतलब हमारी आशा क्या, हम ये चाहते हैं, फिर जब वो हमारे सामने आता है तो उसको ठुकरा कर दूसरी चीज छाने लगते हैं, तो इसीलिए उसको बावली बोला गया, जो देवसेना के साथ हुआ। प्रश्न संख्या 3 है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न प्रस्तुत हैं, एक ही जैसे हैं लगभग घुमा फिरा के, और अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। देवसेना का गीत कविता के आधार पर देवसेना की वेदना पर प्रकाश डाली, यानी कि उसकी तकलीफ हमें बतानी है क्या है। यह प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया। फिर है देवसेना के गीत के आधार पर देवसेना की वेदना पर प्रकाश डालिए, ये भी हमारा क्या किस में पूछा गया है, सन 2014 में, तो लगभग एक जैसा ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। देवसेना अपने जीवन में नितांत अकेली थी। उसके भाई बांधवों की मृत्यु ने उससे उसके सभी सहारे छीन लिए थे। वह स्कंदगुप्त से गोपनीय प्रेम करती थी, किंतु किसी कारणवश स्कंदगुप्त से विछो यानी अलगाव हो जाने के बाद उसने बाद में किए गए उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। इस निर्णय से उसे आजीवन वेदना को भोगना पड़ा। उसके जीवन में कोई हलचल नहीं थी, खामोशी ही उसका साथ दे रही थी। उसकी आंखों में पश्चाताप भी आंसू के रूप में निकल रहा था। देवसेना जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी वेदना और पीड़ा से पराजित हो गई थी, तथा उसमें निहित संघर्ष की शक्ति भी अब बाकी नहीं बची थी, यानी कि अब हम अपनी तकलीफों नहीं लड़ सके, ऐसी शक्ति उसके शरीर के अंदर नहीं थी। उसकी स्थिति अत्यंत करुणाजनक थी। देवसेना को ऐसा लगता था मानो यह वेदना इस संसार से जाने के समय विदाई की भेंट के रूप में उसके साथ जाएगी। कहते हैं ना, जब हम विदा होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें गिफ्ट में दी जाती हैं, तो उसे लग रहा था कि जब वो इस जीवन से विदा होगी, अर्थात जब मृत्यु को प्राप्त होगी, तो ये वेदना उसके साथ भेंट के रूप में जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब हमें पढ़ना है इसका, और काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही आता है हमारा। यहाँ पर दिया गया है, छल छल ये संध्या के शमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अंगड़ाई। अब ये 4 पंक्तियां दी गई हैं, ये हमसे पूछा गया है सन 2013 में। अब इसका देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों प्रस्तुत करेंगे। यदि जब भी इस काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा, हमें दोनों ही चीजें प्रस्तुत करनी है। तो सबसे पहला आ रहा है हमारा भाव पक्ष। जीवन की संध्या बेला में दुखी देवसेना की व्यथित मनोदशा का मार्मिक चित्रण है। उसे ये महसूस होता है कि उसका जीवन अंतहीन खामोशी से व्यहित है, यानी कि जो उसके जीवन में खामोशी है वो अंतहीन है, उसका कभी भी अंत होगा ही नहीं। छायावादी शैली प्रस्तुत की गई है। वियोग पक्ष की अभिव्यंजना है, अतः वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर कार्नेलिया के गीत में देवसेना के गीत में हमने देखा कि टोटल ही जो है वो वियोग रस से उत्पन्न है ये। अब आ जाते हैं कला पक्ष में। आंसू से गिरते थे में उपमा अलंकार है, और दूसरा क्या है, अनंत अंगड़ाई में अनुप्रास है, तथा काव्यांश में मानवीयकरण अलंकार है। यहाँ पर भावनाओं का मानवीयकरण किया गया है। फिर आते हैं छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वीर छंद यानी कि आलाह का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर प्रस्तुत कविता में गेयता का गुण है, चूंकि ये गीत है तो गाते हुए सामने प्रस्तुत किया गया है। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहाँ पर भी 2 प्रश्न प्रस्तुत है। कार्नेलिया को गीत में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में इस्तेमाल में बताइए। यानी कार्नेलिया का जो गीत है उसमें जो प्राकृतिक चित्र प्रस्तुत किया गया है वो हमें अपने शब्दों में बताना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2019 में, 18 में और 16 में, 3 साल में पूछा गया ये। फिर आते दूसरा है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने कार्नेलिया के माध्यम से ही अपनी देश की विशेषता को व्यक्त किया है, तो वही चीज हमसे पूछी गई है। ये सन 2013 में हमसे प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिए क्या है, कार्नेलिया के गीत के आधार पर भारत की विशेषताओं की अपनी भाषा में चित्रण कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2013 में। फिर आते हैं, कार्नेलिया के गीत में भारत के उदात्त प्राकृतिक स्वरूप का चित्रण किया गया है, सोदाहरण प्रतिपादित कीजिए। सारे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं जो भी गीत में
गीत में दिए गए हैं। ये प्रश्न हमसे 2013 में पूछा गया। देखिए ये प्रश्न 2013 के हर सेट में पूछा गया है, तो मतलब उस समय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, और आगे भी पूछा गया 19 में, 18 में, 16 में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? कार्नेलिया का गीत में भारत की संस्कृति तथा प्राकृतिक सुषमा की विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता संसार में अद्वितीय है। ये शस्य श्यामला धरती मनुष्य को ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी प्यारी है। सूर्योदय के समय पक्षियों के कलरव, क्षितिज का इंद्रधनुषीय रंगों से भर जाना तथा उषा का प्राणियों में अमृत रस का दान दुनिया को इस ओर आकर्षित करता है। पक्षी इस ओर उड़ते हुए इसलिए आते हैं कि यहाँ उनके लिए सुरक्षित स्थान है। तो यहाँ पक्षियों का आना किस लिए में, जो अपने देशों में या दूसरे देशों में जो प्रताड़ित हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे उन्हें प्यार, सम्मान, सहारा, सौहार्द सभी कुछ प्राप्त होगा। तो यहाँ पक्षी कौन है? जो प्रताड़ित लोग हैं दूसरे देशों में, वो अपना यहाँ पर सम्मान प्राप्त करते हैं। यहाँ अहिंसा को धर्म माना जाता है। यहाँ के लोग दयालु हैं, वैज्ञानिक को ज्ञान देते हैं, अनजान लोगों को यहाँ पनाह मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में भारतीय संस्कृति के गौरव को स्थापित किया है तथा इसे दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में रखा है। अब आगे प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है? कार्नेलिया का गीत कविता के आधार पर भारत की प्रमुख प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना। आप ध्यान रखिए, अभी हमने विशेषताएं भारत की सारी बताई थी, लेकिन अब सिर्फ प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पूछी गई हैं। यह है पूछा गया प्रश्न 2015 और 2014 में। तो अब आप यहां से ध्यान देखिए, जो इससे पहले हमने प्रश्न अभी किया जहां भारत की विशेषताएं थी वो 19, 18, 16 और 13 में पूछा गया। उसी से मिलता जुलता ये दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने रखा गया ये 2015 और 14 में पूछा गया। तो मान लीजिए कि 2019 से लेकर 2013 तक हर साल में ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ना। तो चलिए उत्तर देखिए क्या है इसका। कार्नेलिया का गीत कविता जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक अंश है। इस कविता में कवि ने भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस देश के गौरव को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। हमारे देश के सौंदर्य एवं संस्कृति के महत्व का पता विदेशियों को अति प्राचीन काल से है, क्योंकि भाई विदेशी हमारे देश में बहुत पहले से आते रहे, तो उन्हें पता है कि यहाँ की संस्कृति और प्रकृति कैसी है। वे यहाँ की धरती का दर्शन करने तथा सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ने एवं उनका अनुकरण करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि यहाँ की संस्कृति को वो लोग अपनाएं। यह देश प्राकृतिक सौंदर्य में रसमय है। यहाँ क्षितिज और धरती एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए क्षितिज धरती मतलब वो हॉरिजन जहाँ पर आसमान और जो है धरती आपस में मिल रहे हैं। क्षितिज धरती को सहारा देती हुई सी प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति भी सबको आश्रय देती है, उन्हें अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। सूर्य की किरणों की लालिमा से वृक्ष के कोपल मंद मंद नृत्य करते हैं। पक्षी मलय की सुगंध से दिशा निर्देशित होकर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचते हैं। रात भर जागने के कारण तारे मंदिर से लगते हैं। सागर की लहरें अनंत यात्रा के बाद भारत में अपना किनारा पाती हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति की अपनी अलग विशेषता है। यहाँ के लोगों के मानवीय मूल्यों की महत्ता से विदेशी भी प्रभावित होते हैं। तो हमारी जो संस्कृति सभ्यता है क्या ये विदेशियों को भी प्रभावित करती है, इसीलिए वो लोग यहाँ आकर रहना और बसना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो सीखना चाहते हैं। दूसरों के प्रति प्रदर्शित प्रेम, सौहार्द, करुणा आदि के भावों की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, जिनका उल्लेख जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविता कार्नेलिया के गीत में किया है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने इस गीत के माध्यम से भारत की बहुत ही सुंदर जो प्रस्तुति करी है, यहाँ की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सारे रूप से बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण किया है। प्रश्न संख्या 7 है, कविता में आए प्रकृति चित्रों वाले अंशों को छाटिए और उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब जो हमारा जो प्राकृतिक चित्रण वाला कौन सा रहा, कार्नेलिया का गीत, वो हमें छाटना है और यहाँ पर लिखना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 छाट के लिखे हैं। सरस तम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुण शिखा मनोहर, छिटका रही हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा।
फिर है हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मंदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो प्राकृतिक चित्रण के ये दो रूप हमारे सामने थे, हमने कविता से प्रस्तुत किए। वैसे तो और भी हैं, यहाँ सिर्फ दो पूछे गए थे तो हमने दो लिख दिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल है, कविता से उदाहरण लेकर सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। पहले प्रश्न समझिए। जयशंकर प्रसाद जी ने जो शब्दों का चयन किया है उससे भावों को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपको कैसे प्रस्तुत बताना है, कविता यानी कि दोनों ही गीतों के माध्यम में जो जो शब्द लिए गए हैं उनका यहाँ उदाहरण देकर प्रस्तुत करना है। प्रसाद शब्द प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में अत्यंत कुशल है। कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने इस मार्मिकता से परिपूर्ण रूप से दर्शन होते हैं। प्रसाद जी ने भारतवर्ष को सर्वप्रथम अरुण यह मधुमय देश कहकर भारतवर्ष को प्रेम से परिपूर्ण देश की संज्ञा दी है। अनजान क्षितिज को सहारा मिलने से कवि का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष वह महान देश है जहां पर अनजान यानी अपरिचित व्यक्तियों को भी आश्रय प्राप्त हो जाता है। भारतवासियों के मन में संपूर्ण मानवता के प्रति करुणा का भाव है जिसे कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बरसाती आंखों के बादल, उसी प्रकार से प्रभातकालीन सौंदर्य की लालिमा इन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त हुई है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। तो यहाँ पर जो गीत में शब्द लिए गए हैं उनके माध्यम से आप यहाँ पर प्रस्तुतिकरण बता देंगे कि ये शब्द से उन्होंने भावों को अच्छे से अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ के उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमारे सामने एक काव्यांश आया है, इसको पढ़ना है और उसके काव्य सौंदर्य को अभिव्यक्त करना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। तो क्या है भाई, पंक्तियां देखते हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मंदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो ये हमारा किससे लिया गया है, क्या कहते हैं, ये कार्नेलिया के गीत से लिया गया। तो जब हम काव्य सौंदर्य करते हैं तो सबसे पहले हमें भाव पक्ष को समझाना पड़ता है। क्या है, काव्यांश में भारत के अतुलनीय प्राकृतिक एवं प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी कि उषा का समय जैसे मैंने आपको बताया सूर्योदय से पहले का समय है, तो उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में राष्ट्रीयता का भाव संप्रेषित किया है, क्योंकि यहाँ पर कार्नेलिया के माध्यम से बताया गया है कि हमारा राष्ट्र कितना अच्छा है। तो राष्ट्रीयता की भावना सभी के सामने प्रस्तुत की गई है। कविता संगीतात्मकता से परिपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कार्नेलिया का गीत, देवसेना का गीत। तो गीत क्या है, गीत अर्थात गाया जाता है, तो गेयता प्रधान होता है, संगीतात्मकता लिए रहता है। नेक्स्ट आते हैं कला पक्ष बताना है। अब कौन कौन सा अलंकार है, रस है, ये बताना है। देखिए यहाँ पर हेम कुंभ में रूपक अलंकार, जब जागकर में है अनुप्रास अलंकार प्रस्तुत है। सुख उड़ेलती उषा और नींद की खुमारी में डूबे तारों का मानवीयकरण किया गया है। तारे क्या है, वो प्रकृति है। नींद से कौन उठता है, मानव है। तो जाहिर सी बात है यहाँ मानवीयकरण अलंकार है, अतः यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। तो इस तरीके से हमने ये पाठ पूरा आपके सामने बता दिया कि 10 सालों में कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो बस इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। अभी तो और भी चैप्टर बाकी है, अभी तो हम पहले ही चैप्टर पे आए हैं। तो साथ साथ में पूरा हम सारे ही चैप्टर के पिछले 10 सालों के प्रश्नों को हम देखेंगे, साथ साथ करेंगे। फिर से मिलेंगे, बाय बाय।